दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति से भी 33 साल पहले उत्तराखंड के रुड़की में आज़ादी का बिगुल बज चुका था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड के उस पहले क्रांतिवीर का नाम क्या था जिसके लिए लखनऊ के शाही दरबार से गुप्त संदेश आया था? तो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यविष्ट और आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, अगर आप यूकेपीएससी या यूकेट्रिपलएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपने लिए कस्टमाइज कोचिंग चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9719668523। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उत्तराखंड से संबंधित हैं और ये क्वेश्चन भारत की आज़ादी में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही उस टॉपिक से संबंधित हैं। तो दोस्तों, इस क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की पहली घटना के रूप में किसे जाना जाता है जो 1824 में घटित हुई थी? आपका ऑप्शन है कुली बेगार आंदोलन, टिहरी रियासत विद्रोह, कुंजा तालुका का विद्रोह और डी ऑप्शन है दोस्तों सल्ट की क्रांति। तो दोस्तों, यदि आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कुंजा तालुका का विद्रोह। तो दोस्तों, इसे अपनी डायरी में जरूर नोट कर लें इस फैक्ट को, क्योंकि दोस्तों 1857 के सिपाही विद्रोह से 33 साल पहले अर्थात 1824 में रुड़की के पास कुंजा तालुका के राजा विजय सिंह और उनके सेनापति कल्याण सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था और ब्रिटिश कैप्टन यंग की सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया था। तो दोस्तों, आयोग के लिए यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि यह इस क्षेत्र की पहली ससंगठित सशस्त्र क्रांति थी। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम शुरू करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा संगठन बनाया था? तो दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। पहला ऑप्शन है क्रांतिवीर, दूसरा ऑप्शन है गढ़वाल यूनियन, तीसरा ऑप्शन है आज़ाद हिंद फौज और दोस्तों चौथा ऑप्शन है कुमाऊं परिषद। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है क्रांतिवीर। तो दोस्तों, कालू सिंह मेहरा चंपावत के बिसुंग गांव के इस वीर को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। और दोस्तों, ऐतिहासिक स्रोत और के अनुसार जब 1857 में कुमाऊं के लोग भाबर गए हुए थे तब अवध के बेगमों जो वाजिद अली शाह की पत्नी है बेगम हजरत महल के दरबार से एक गुप्त दूत उनके पास आया था और उन्होंने कालू मेहरा को अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। इसके बाद उन्होंने क्रांतिवीर संगठन बनाया और लोहाघाट में की अंग्रेजी बैरकों में उन्होंने क्या लगा थी दोस्तों? आग लगा दी थी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अब दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था जिसे स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त था? पहला ऑप्शन है दोस्तों हेनी रैमजे, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कमिश्नर बैटन, तीसरा ऑप्शन है ट्रेल और चौथा ऑप्शन है ए गार्डन। तो दोस्तों, यदि आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो दोस्तों, सही आंसर है हेनी रैमजे। तो दोस्तों, हेनरी रैमजे को
कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। 1856 से 1884 तक इनका 28 वर्षों का शासन रहा। और जब 1857 की जब क्रांति हुई दोस्तों, तो उसमें इन्होंने यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया। लेकिन इनकी उदारता और अपनी पहाड़ी बोली और इनकी स्थानीय पकड़ और स्थानीय लोगों के साथ ये भोजन करने जैसी आदतों के कारण दोस्तों इन्होंने जनता का भरोसा जीता। और इनकी विकासवादी नीति की वजह से, इनकी उदारवादी नीति की वजह से और इनकी मिलनसार नीति की वजह से दोस्तों 1857 की क्रांति में उत्तराखंड में इसका प्रभाव कम पड़ा था। और उससे पहले दोस्तों यहाँ गोरखों का शासन था, और गोरखों का शासन गोरखियाणी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। 1790 से लेके 1815 तक इन्होंने उत्तराखंड में दोस्तों शासन किया था। और गढ़वाल में 1804 से लेके 1815 तक और कुमाऊं में 1790 से लेके 1815 शासन किया था। उनके क्रूर शासन की वजह से भी यहाँ की जनता ने अंग्रेजियों की नीतियाँ उनको पसंद आई दोस्तों। उन्होंने उतना ज़्यादा विद्रोह अंग्रेज़ों का नहीं किया, क्योंकि उनके मुकाबले इनका शासन जो है बहुत अच्छा था गोरखों के बजाय। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आज का है दोस्तों, 1857 की क्रांति के नायक नाना साहब ने उत्तराखंड के किस जिले में भेष बदलकर कुछ समय बिताया था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल और दोस्तों उत्तरकाशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के विफल हो जाने के बाद पेशवा नाना साहब ने वेश बदलकर उत्तरकाशी, विशेषकर जो गंगा घाटी के जो ऊपरी दुर्गम इलाकों में इन्होंने शरण ली थी। और स्थानीय लोक गाथाओं और ब्रिटिश गजेटरों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि वे यहाँ साधु वेश में दोस्तों रहे थे। तो नाना साहब उत्तरकाशी में साधु वेश में रहे थे। तो दोस्तों ऐसी जनश्रुति बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत यूपी का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था जो 1871 में प्रकाशित हुआ था? अब दोस्तों वैसे 1868 में जयदत्त जोशी द्वारा भी नैनीताल से एक पत्र समय बिनो निकाला गया था, वो हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होता था। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1871 मेंशन है और 1871 में दोस्तों अल्मोड़ा अखबार निकला था। इस क्वेश्चन के हिसाब से 1871 के हिसाब से दोस्तों अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई थी। और ये दोस्तों कुमाऊं का पहला समाचार पत्र भी था दोस्तों। और इसके जो पहले संपादक थे दोस्तों वो थे बुद्धि बल्लभ पंथ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, छठे क्वेश्चन पर हम आते हैं। बद्रीदत्त पांडे ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से कुल कितनी बार मुलाकात की थी जिसे उन्होंने 4 धाम यात्रा के समान माना था? तो क्या दोस्तों आपको बताना है? कमेंट बॉक्स में यदि आप आंसर जानते हैं तो जरूर टाइप करें कि बद्रीदत्त पांडे की लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से कितनी बार मुलाकात हुई थी? 3 बार मुलाकात हुई थी, 2 बार मुलाकात हुई थी, 5 बार हुई थी या 4 बार हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर इनकी मुलाकात दोस्तों कितनी बार हुई थी? 4 बार हुई थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4 बार। एक तो दोस्तों 1905 में बनारस में बद्रीदत्त पांडे जी की मुलाकात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से 1905 में बनारस में हुई थी। फिर 1916 में लखनऊ में हुई थी। और दोस्तों 1917 में कलकत्ता में हुई थी। और दोस्तों 1919 में अमृतसर में दोस्तों पांडे जी की मुलाकात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से हुई थी। और दोस्तों पांडे जी ने अपनी डायरी में भी लिखा है
कि इन मुलाकातों से मिली वैचारिक ऊर्जा ने ही उन्हें 1921 की रक्तहीन क्रांति के नेतृत्व के लिए तैयार किया था। तो आप जानते होंगे दोस्तों, कुली बेगार प्रथा को, महात्मा कुली बेगार प्रथा के बारे में जरूर जानते होंगे। और दोस्तों, यदि आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कुली बेगार प्रथा के बारे में, तो हमारी प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो मौजूद है, तो वहाँ पर जाके आप डिटेल से कुली बेगार आंदोलन को समझ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1906 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हरिराम त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा ऑप्शन है हर्षदेव ओली और चौथा ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे। तो दोस्तों सही ऑप्शन है हरिराम त्रिपाठी। तो दोस्तों 1906 ईस्वी में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम नाम से वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया था। और उसके बोल मैंने जैसे दोस्तों आपको बताया, जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम नाम से दोस्तों इसके बोल हैं। तो हरिराम त्रिपाठी ने ही वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में दोस्तों उस समय अनुवाद किया था। तो परीक्षा के लिए दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों और इसी वंदे मातरम ने दोस्तों गांव-गांव में तक भारतीय राष्ट्रवाद को दोस्तों पहुंचाया और यह उस दौर की भाषाई राष्ट्रवाद की एक सबसे बड़ी मिसाल साबित हुई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसे कुछ स्रोतों में राष्ट्रीय स्तर से पूर्व का माना जाता है? हाँ तो दोस्तों आपको बताना, अल्मोड़ा होम रूल की बात यहाँ पर हो रही दोस्तों। अल्मोड़ा में होम रूल लीग मतलब स्वशासन की बात दोस्तों यहाँ पर हो रही है। तो अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना 1916 में हुई, 1912 में हुई, 1920 में हुई या 1914 में हुई? तो दोस्तों आपको यदि सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर टाइप करें। तो दोस्तों वैसे आप जानते ही हैं, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर होम रूल की स्थापना 1916 में हुई थी, लेकिन अल्मोड़ा में दोस्तों इसकी स्थापना 1914 में ही विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजीव लाल ने इसकी वैचारिक शुरुआत कर दी थी। बद्रीदत्त पांडे का यह प्रसिद्ध व्यंग आपने जरूर सुना होगा दोस्तों, हमने छली बुढ़िया बसंती मतलब इनिवेसेंट वाली नहीं बल्कि तिलक वाली लीग खोली है, और यह उत्तराखंड की राजनीतिक सजगता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और अजय राउत की बुक में भी तो यही अल्मोड़ा की जो होम रूल की स्थापना 1914 तारीख तो उनकी रिसर्च में मेंशन है दोस्तों। तो यहाँ के लिए दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने बागेश्वर में 1921 में समाप्त हुई कुली बेगार प्रथा को क्या संज्ञा दी थी? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों सत्याग्रह का विजय, दूसरा ऑप्शन है रक्तहीन क्रांति, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों असहयोग की पहली ईंट और चौथा ऑप्शन है दोस्तों पहाड़ों का विद्रोह। तो दोस्तों सही आंसर है रक्तहीन क्रांति। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि 13-14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले के दिन बागेश्वर में सरयू के तट पर वहाँ पर मेले में 40,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे।
उसमें से इस आंदोलन में 10,000 से ज़्यादा लोग सक्रिय थे और उन्होंने कुली बेगार के रेस्टों को नदी में बहा दिया था। और इस महान अहिंसक जीत को महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति की दोस्तों संज्ञा दी थी। क्रांति भी सफल हुई थी दोस्तों और खून भी नहीं बहा था। इसीलिए दोस्तों जो कहा जाता है रक्तहीन क्रांति, यानी कि रक्त ही नहीं बहा और क्रांति भी सफल हुई। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में उत्तराखंड से भाग लेने वाले एकमात्र सदस्य कौन थे? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं बद्रीनाथ पांडे, ज्वालादत्त जोशी, बुद्धि वल्लभ पंत और हरिराम पंत। तो दोस्तों सही आंसर है ज्वालादत्त जोशी। तो दोस्तों 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व ज्वालादत्त जोशी ने किया था दोस्तों। और दोस्तों 1885 में कांग्रेस बनी थी और उसके ठीक एक साल बाद 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी शामिल हुए थे और वे इस क्षेत्र के उन पहले बौद्धिक नेताओं में से थे जिन्होंने राष्ट्रीय मंच पर हिमालयी समस्याओं को दोस्तों रखा था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन्होंने उत्तराखंड के इतिहास की दिशा बदली। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे 1824 की कुंजा तालुका की चिंगारी 1821 की रक्तहीन क्रांति तक पहुंची। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताएं कि अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद बद्रीनाथ पांडे ने कौन सा अखबार शुरू किया था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये MCQ आपको पसंद आए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इस चैनल को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, सही जानकारी ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और न्याय के सर्वोच्च देवता गोलू देवता आप पर और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।